हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने 7 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स। और उसमें मैंने आपको कल केवल एक चीज़ पढ़ाई थी कि पक्सिनिया का लाइफ साइकिल, और वो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पोर्स है, बीजाणु, उनके बारे में पता लग सके। आज अपन दो डिजीज लेके चल रहे हैं और दोनों वीट की हैं, और उसमें एक तो है ब्लैक और एक है ब्राउन, यानी और दूसरी इसमें जो ब्लैक है वो किसमें, स्टेम में है, और जो ब्राउन है वो किसके अंदर है, लीफ के अंदर है। और दोनों का ही पैथोजन अलग अलग है तो पक्सिनिया ही, लेकिन दोनों की वैरायटी अलग अलग है। पहली तो आपकी है पक्सिनिया ग्रेमिनिस और दूसरी की है आपकी पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दोनों चीज़ें हालांकि लगभग सेम है, लेकिन फिर भी जो है कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले देखो, ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रस्ट इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे अपन मिट्टी है जैसे कहते हैं रस्ट हो गई, या जो जंग लग जाती है उसे रस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है लीफ है या स्टेम है, क्योंकि अभी अपन स्टेम की बात कर रहे हैं, तो उस स्टेम के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई जंग लग गई हो। रेड कलर के, ऑरेंज कलर के पैचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, रस्ट। ठीक है। अब ये क्योंकि थोड़ा ब्लैक है, बाद में कलर में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर हमारे इंडिया में अधिकतर सभी जगह जो है ये वीट की क्रॉप करी जाती है। और इवन जैसे फील्ड है तो, लेकिन पहाड़ी एरिया जो हिल रीजन है, उन हिल रीजन में 10,000 फीट की ऊंचाई पे भी इसको उगाया जाता है। इसलिए जो है कि ये जो रस्ट है, ये रस्ट आपको इतनी ऊंचाई पे भी मिलेगी, और ये भी जब आप ऑल्टरनेट होस्ट का देखेंगे तो वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। कि जैसे मान लीजिए कि कुछ स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ गर्मी में सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो वो जाके उन स्थानों पर जाके सर्वाइव करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी सर्वाइवल रेट है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों तरफ जो है थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, इसलिए जो है ये वाली रस्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। अभी देखो कि अधिकतर जो है ये आपको अपने इंडिया में तो हर समय दिखाई देगी, और सबसे ज़्यादा जो नवंबर मंथ होता है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देती है। और वीट में ये रस्ट सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है। अब अपन इसकी अगर पैथोजन की बात करते हैं तो इसका पैथोजन अब मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, केवल आपको ये ध्यान रखना है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाइड। तो ये है जिनके दो स्पोर्स, कौन कौन से, यूरिडियोस्पोर और टीलियोस्पोर, ये दोनों आपको किस पे मिलेंगे, वीट के ऊपर यहाँ पर मिलेंगे। अब अपन थोड़ा सा सिम्टम्स देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लीफ है, वो स्टेम है, स्टेम जहाँ पर नोड जिस जगह होती है, या जो लीफ है, लीफ का जो लीफ बेस होता है वहाँ पर, या इस क्योंकि ये स्टेम पे इसलिए लीफ के बेस पे ये आपको छोटे छोटे से जो है धब्बे से या स्पॉट से दिखाई देते हैं, और इन्हीं धब्बों को अपन क्या बोलते हैं, रस्ट। और इनको जो धब्बे हैं इनमें थोड़ी सी चमक भी होती है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मान लीजिए कि ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण किसके कारण हो रहा है, स्टार्टिंग यूरिडोस्पोर का, क्योंकि ये जो है इस स्टोमेटा है, या जो लीफ का, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं है उस गेहूं की जो लीफ है उसके अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं। तो ये जो यूरिडोस्पोर है ये इजीली उसके अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद में जो है ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स उसके अंदर माइसीलियम बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, और धीरे धीरे इनका कलर कैसे होने लगता है, ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर का यहाँ पर दिखाई देने लगता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टीलियम या टीलियोस्पोर। जो टीलियम पहले संरचना बनती है और फिर उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, टीलियोस्पोर्स। तो ये जो टीलियोस्पोर है
इन्हीं टीलियोस्पोर के कारण जो है जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर जो प्लांट है उस प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है, और अगर फ्लावरिंग या उसमें बीज या बाली बन रही है तो उसकी भी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो है इस कारण से जो है आपको ना तो सीड अच्छा मिलेगा और ना ही इससे बनने वाला जो चारा है या जैसे अपन फॉडर बोलते हैं, क्योंकि गेहूं है तो बस बाली निकाल ली, बाकी जो पोर्शन है वो उस पोर्शन का या वेजिटेटिव पार्ट का काम कहाँ किया जाता है, भूसा बनाने में या फॉडर बनाने में। तो इसलिए जो है क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से नहीं होता है, इसलिए जो है इसमें इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अब उसके बाद में देखो फिर अपन थोड़ा सा इसका रोग चक्र पढ़ लेते हैं, डिजीज साइकिल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इस डिजीज के लिए कोई भी ऑल्टरनेट होस्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि जब वो डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, तो उसके लिए दूसरा होस्ट चली गई, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे साल अगर ये हमारे फील्ड एरिया में, तो आधे टाइम ये किस में चला जाएगा, हिल एरिया में। तो ये जो है गेहूं से गेहूं पे ही जो है ऑल्टरनेट होता रहता है। फिर उसके बाद में जैसे देख लीजिए कि गेहूं की फसल है तो उसके साथ साथ में जो है दूसरी, जैसे अगर मैदान में हो गई है तो वो कहाँ चली जाएगी, हिल रीजन पे चली जाएगी, या हिल रीजन पे तो उसके बाद कहाँ जाएगी, मैदान वाले पे आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चलता रहता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ क्या कहना चाहिए, वीड्स भी हैं, कुछ खरपतवार भी हैं जिन पर ये और भी अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो जैसे पक्सिनिया ग्रामिनीस है तो उसके लिए ब्रैकीपोडियम सिल्वेटिकम है, ब्राइजा माइनर है, ब्रोमोस पेटुलस है, एंगुइना फेटुआ है। तो ये कुछ ग्रास है, उसकी वैरायटी है, तो उन पर भी ये जो है सरवाइव कर सकता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव होस्ट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। फिर उसके बाद में देखो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे भारत में जो नीलगिरी और पुलनी जो हिल्स हैं, उन हिल्स पे जो है अपने आप जो है गेहूं उग जाता है, और उनमें जो है समर के टाइम में जो भी वैरायटी डेवलप की जा रही है तो उसके यूरिडोस्पोर यहाँ पर सरवाइव करते हैं। तो ये एक तरफ निवेश द्रव्य क्या होता है, इनकोलुम, जो कि आगे इन्फेक्शन के लिए एक रेस्टिंग स्टेज होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ पर डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर ये यूरिडोस्पोर हमारे फील्ड एरिया में होंगे तो हाई टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर उसके बाद में इसका मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में कल्चर मैनेजमेंट है। अब कल्चर मैनेजमेंट में इसमें है कि अर्ली वैरायटी जो है हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि जो है ये यूरिडोस्पोर वहाँ पर सरवाइव नहीं करें। फिर उसके बाद में कुछ फर्टिलाइज़र का है कि फर्टिलाइज़र में भी इसमें बैलेंस में जो है संतुलित खाद यहाँ पर या उर्वरक यहाँ पर दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद में कि जो इरिगेशन कर रहे हैं वो इरिगेशन भी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि कवक है, फंगस है, इसको ह्यूमिडिटी या पानी मिलते ही ये अपने आप को डेवलप कर लेता है। उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो आपको पता है कि वीट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं वो यहाँ पर डेवलप की हुई है रेजिस्टेंस के लिए। SD2867 है, NIDW295 है, तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं बहुत सारी। अब आपको ये मान के चलिए कि हर प्लांट की कुछ कुछ वेराइटीज़ आपको, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आपको बिल्कुल टिप्स पे याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में केमिकल मैनेजमेंट, तो केमिकल मैनेजमेंट में है ट्राईएमिडोफोन 0.2% है, इसको स्प्रे करते हैं, और ये स्प्रे 2 बार करते हैं, और इनका जो बीच का ड्यूरेशन है ये मान के चलो कि 15 से 20 दिन के बीच में यहाँ पर इसका स्प्रे किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है तो उस समय जो है जिनेप 76% यहाँ पर यूज़ किया जाता है 15 to 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, और यहाँ पर भी इसका क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, और ये स्प्रे भी 8 से 10 दिन के बीच में किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका केमिकल हो गया। अब उसके बाद में अपन दूसरा कर रहे हैं गेहूं का भूरा पर्ण कीट रोग। तो एक तो ब्राउन है, और अब ये किस पे आपको दिख रहा है, लीफ के ऊपर। तो सबसे जो डिफरेंस 2 हो गए, वहाँ पे ब्लैक
और स्टेम पे, और यहाँ पे ब्राउन और किसके ऊपर, लीफ के ऊपर। अब ये जो है ये भी हमारे जो इंडिया है इसमें जैसे अपना राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये जो है ये मान के चलिए कि विंटर में जो वीट है उस वीट पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1972-73 में ये एक महामारी के रूप में रोग आया था, और जिससे लगभग 1.5 मिलियन टन वीट के जो है प्रोडक्शन में हानि हुई थी। उसके बाद में 1985-86 में ये जो अपने जैसे राजस्थान मान लो, उत्तर प्रदेश मान लो, तो वहाँ पर भी जो है ये रोग बहुत ज़्यादा फैला था। और इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ कैसी दिखने लगती हैं, ऑरेंज कलर की, तो इसलिए इनको नाम दिया था नारंगी, गेरुआ या गेरुआ या रोली। तो ये कुछ इसके डिजीज़ के अलग नाम दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें भी अगर आप दूर से देखोगे तो प्लांट आपको ऐसा दिखाई देगा ऑरेंज कलर का। इसके बाद में यहाँ पे अपन फिर जो है थोड़ा सा इसका पैथोजन देख रहे हैं। तो पहला अपना था पक्सिनिया ग्रेमिनिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा है तो वही चीज़, लेकिन यहाँ पे वैरायटी चेंज हो गई है। ये है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, और ये मैं आपको डायग्राम भी इसका दिखा रही हूँ। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भिन्नाश्रयी रोली है, यानी हेटेरोसियस रस्ट है। और इसकी भी दो वैरायटी, एक तो यूरिडियोस्पोर और एक टीलियोस्पोर, ये दोनों आपको वीट के ऊपर मिलेंगे। इनके भी डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी बाकी जो 3 वैरायटी हैं स्टेज, एसिडियल बेसिडियम है वो तो हवा में रहती है, बाकी एसिडियल है, पिकनी स्पोर है, ये आपको कुछ जो ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं, एकांतर परपोसी हैं, उन पे मिलती है। और ये इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना, ये है थैलिक्ट्रम, और इंडिया में थैलिक्ट्रम जैपोनिकम और थैलिक्ट्रम फ्लैमम, ये जो हैं इन पर ये एक तरह से इसके ऑल्टरनेट होस्ट है, जिन पे कि ये अपना बाकी लाइफ है वो उसको सरवाइव करती है। उसके बाद में अब यहाँ थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर भी देख लो। जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो यूरिडोस्पोर कल भी अपन ने देखे थे, और यहाँ पर भी जो है ब्राउन कलर के हैं, राउंड शेप है, और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं। लेकिन केंद्रक के साथ साथ इसमें थोड़ी सी वृंत पाया जाता है, थोड़ा इसमें पेडिसल पाया जाता है। और एक कोशिका में लगभग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका अगर हम एरिया या इसकी जो साइज़ देख रहे हैं वो 16 से 28 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। और इसमें भी चारों तरफ जैसे वहाँ स्पाइन्स थे उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पाइन्स है, लेकिन इसमें 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जहाँ पे भी गिरेगा वहीं से वो ये इजीली अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरित होकर ये जैसे लीफ है तो स्टोमेटा, और अगर स्टेम है तो वात रंध्र की सहायता से या लेंटिसेल की सहायता से प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर है टीलियो बीजाणु। तो टीलियो बीजाणु जब ये डेवलप कर लेगा तो ये ऊपरी सतह से डेवलप करता है, उसके बाद में निचली सतह पर जो है ये टीलियो बीजाणु बनते हैं। और बनने के बाद में इनकी संरचना भी कैसी होती है, अब वो तो था एक कोशिकीय लेकिन 2 केंद्र की, लेकिन ये एक द्विकोशिकीय होता है। और द्विकोशिकीय होने के साथ साथ इसकी अगर हम संरचना देखेंगे तो थोड़ी सी कैसी होती है, कोनिकल शेप होती है, त्रिभुजाकार होती है। और इसके ऊपर जो है एक मोटा सा आवरण पाया जाता है। और अगर हम रंग देखें तो ये बिल्कुल काले रंग का आपको दिखाई देगा। तो ये जो है उसके बाद में जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इनसे एक टीलियो बीजाणु से 4 प्रोबेसिडियम बनते हैं। कल अपन ने देखे थे 2, लेकिन यहाँ पर जो है 4 आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मियोसिस डिवीजन हो जाता है और 1 से 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड जो है बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर है ये डेवलप होके कहाँ पर जाते हैं, ये थैलिक्ट्रम जो आपका एकांतर या ऑल्टरनेट होस्ट है थैलिक्ट्रम, उस पर जाकर ये डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से फिर ये अपना चक्र पूरा कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पर देखो कि अपन स्ट्रक्चर इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में क्योंकि ये लीफ का है तो लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे से पैचेस आपको दिखाई देंगे।
और ये जो है पैचेस ये थोड़े से रस्ट कलर के या ब्राउन कलर के दिखाई देंगे और धीरे 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 ये पहले ऊपर दिखेंगे फिर ये नीचे चले जाएंगे, यानी यूरिडोस्पोर ऊपर और टीलियोस्पोर इसमें नीचे की तरफ चले जाएंगे और कुछ टाइम बाद पूरी की पूरी जो पत्ती है वो पीली रंग की दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें कम हो जाता है तो उसकी वजह से पीली दिखाई देती है और कुछ टाइम बाद जो है इसमें नीचे की तरफ जो है काले रंग की धब्बे दिखाई देते हैं और उन धब्बों के अंदर जो है टीलियो बीजाणु उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कम हो रहा है इसलिए जो है यहाँ पर जो बाली है या इसके जो सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा और कम होने के कारण जो है धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और उसका जो रूट सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है तो वो आसानी से जो है फील्ड में गिर जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रबंधन है वो प्रबंधन ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही प्रबंधन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा कुछ कल्चरल मैनेजमेंट है तो वो उसमें भी वही है कि अर्ली के जो वैरायटी है उसको डेवलप, और जैविक प्रबंधन में भी वही वैरायटीज है डिजीज रेजिस्टेंस वाली। फिर यहाँ केमिकल है तो केमिकल में भी आपको वही ट्राई एमिडीफोन 0.2% है और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे भी जो है प्रोपेकोनोजोल को यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे आज आपकी 2 डिजीज़ है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।